जी अली इमरान जी, साहब। जो टेस्ट होता है वो जी जी। वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। यस, अगर हम रिसर्च में देखें तो टेस्ट जो है एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर हम यूज़ करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा बात ये सर इसमें हम इसको एक टूल या इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। दूसरी इसको जो कहा जा सकता है सैंपल ऑफ बिहेवियर। यस। और तीसरी जो बात पहले वो भाई लोग कर रहे थे, तो ये तीन इसकी मतलब की वर्ड्स हैं इसके लिए जो यूज किए यस, जा सकते बिल्कुल हैं। एग्जैक्टली यही कीवर्ड यहाँ पे भी मौजूद हैं। चलें जी, दूसरा क्वेश्चन था असेसमेंट। व्हाट इज़ असेसमेंट? असेसमेंट फिर क्या होती है? असेसमेंट को अगर हम लोग कहें, इसके लिए भी मैं दो चीजें कहूंगा। एक तो ये जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू वैल्यू या मेजरमेंट है उसकी इंटरप्रिटेशन है। और दूसरा आई कैन एग्जैक्टली। से दैट इट्स अ प्रोसेस जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अगेंस्ट सम सर्टेन एसएलओस। यस एग्जैक्टली। चलें जी। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हैं, मतलब के हो गए असेसमेंट जो है। यस, असेसमेंट में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फीचर्स दोनों आ जाते हैं। हम स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत आसान हैं ये चारों, अगर इनको देखा जाए कंपैरेटिवली। इन चारों को टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन की हम हायरार्की भी बनाते हैं। लोएस्ट लेवल पे टेस्ट होता है और हाईएस्ट लेवल पे इवैल्यूएशन होती है। क्यों होती है ये भी हम देखेंगे। कलेक्टिवली इन चारों को हम टेस्टिंग एलिमेंट्स कहते हैं और इनका करेक्ट सीक्वेंस है। सबसे पहले टेस्ट होता है, फिर मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैं 5वीं क्लास को या 10वीं या 12वीं जमात को पढ़ा रहा हूँ, बायो पढ़ा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक चैप्टर पढ़ा लिया। चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं ये देखना चाहता हूँ कि स्टूडेंट की लर्निंग कितनी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, एक 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, फ़र्ज़ करें 20 मार्क्स का मैं क्वेश्चन पेपर डेवलप कर लेता हूँ। ठीक है। तो अब ये पहली डेफिनेशन हो जाएगी टेस्ट की। मैं एक टेस्ट बना लेता हूँ, यानी सम ऑफ क्वेश्चंस या सेट ऑफ क्वेश्चंस में बना लेता हूँ। 20 क्वेश्चन बना लेता हूँ। अच्छा, मैं इन 20 क्वेश्चंस को मैंने क्यों कंस्ट्रक्ट किया, क्यों बनाया, क्यों डेवलप किया है? इसलिए कि मैं मैयर कर सकूं, इंफॉर्मेशन ले सकूं कि मेरे स्टूडेंट ने कितना इस चैप्टर को समझा है। ठीक है। या दूसरे अल्फाज में मैं बच्चे का बिहेवियर जज कर सकूं, मैयर कर सकूं अपने, यानी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर मैं इसको लूँगा। तो टेस्ट की यही डेफिनेशन है। सेट ऑफ क्वेश्चन, वही जो मैंने 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर डेवलप किया, ये सेट ऑफ क्वेश्चन है, टेस्ट को कहा जाता है। टेस्ट की 3 डेफिनेशन हैं, चौथी कोई नहीं है। ठीक है। सेट ऑफ क्वेश्चन हैविंग करेक्ट आंसर दैट एग्जामिनर यूजुअली आंसर ऑरली और इन राइटिंग। ये जो टेस्ट है ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अच्छा, ये टेस्ट जो है या सेट ऑफ क्वेश्चन क्यों बनाए जाते हैं? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक फॉर्मल और सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है टेस्ट। जिस क्यों होता है, क्यों बनाते हैं? टू गेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, यानी या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि उनके बिहेवियर को मैयर करने के लिए। ठीक है, कि बच्चे के जो कि लर्निंग कितनी हुई है, उसके बिहेवियर में कितनी तब्दीली आई है। तो टेस्ट की 3 डेफिनेशन है। इंस्ट्रूमेंट, टेस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, याद रखिएगा। इन तीनों में सिर्फ टेस्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है। ठीक है, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवेलुएशन, ये प्रोसेसेस हैं। ठीक है। तो टेस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है। यूज फॉर measuring sample of behavior, formal और systematic procedure of getting information और a set of questions। ये 3 इसकी डेफिनेशन है। नर्वेस्ट है क्यों? क्योंकि टेस्ट के बाद हम मेजरमेंट करते हैं, यानी नंबर लगाते हैं। अब बच्चों को दिए, हमने क्लास को दे दिया टेस्ट, बच्चों ने स्कोरिंग करके, सॉरी, आंसर लिख दिया। अब मेरे पास आ गया, मैंने मैंने उनकी स्कोरिंग करनी है, मार्किंग करनी है। ठीक है, उसकी क्वांटिफिकेशन करनी है। तो ये दूसरे नंबर पे फिर हम टेस्ट की बेस पे मेजरमेंट की जाती है, टेस्ट के रिजल्ट्स की। अब मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट के लिए 2 या 3 ये वर्ड हैं, ये याद रख लें। जब भी स्टेटमेंट आएगी अगर ये वर्ड मौजूद है तो इट मीन्स आपसे मेजरमेंट का पूछा जा रहा है। क्वांटिफिकेशन, स्कोरिंग। अपने माइक्स ऑफ रखें प्लीज़। एक सेकेंड, मुझे माइक ऑफ कर लेने दें इनको, मोहतरमा का। मोहम्मद इर्तज़ा और कव्वल नसरुल्लाह, आई थिंक आपका माइक ऑन है। प्लीज़ माइक ऑफ रखा करें। आप लोग फैमिली के साथ होते हैं और आपकी कन्वर्सेशन सब तक पहुंच रही होती है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे
मेजरमेंट में मैंने कहा कि हम क्वांटिफाई करते हैं, यानी वही जो बच्चे की परफॉर्मेंस है उसको हम स्कोर लगा रहे हैं, मार्क्स लगा रहे हैं या क्वांटिफिकेशन उसकी कर रहे हैं, इसको मेजरमेंट कहते हैं। प्रोसेस ऑफ क्वांटिफिकेशन, स्कोरिंग या मार्किंग आप कह सकते हैं, ये क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। क्वांटिफिकेशन, स्कोरिंग ऑफ अ टेस्ट लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस ऑफ पीपल परफॉर्मेंस आर ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव, यानी वही बात है, इसमें क्वांटिटी की बात आएगी, स्कोरिंग की, मार्किंग की हम बात करेंगे मेजरमेंट में। तो टेस्ट के बाद हमने मेजरमेंट कर ली, अब है असेसमेंट। अब जब इंटरप्रिटेशन किसको कहते हैं? एनीवन प्लीज? जी हम लोग इसको एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन को कहते हैं। यस एक्सप्लेनेशन है। अब देखें, मैंने टेस्ट लिया, टेस्ट के बाद मैंने जो है उसको स्कोरिंग उसकी कर ली, स्कोरिंग के बाद अब मैं ये असेस करूँगा, मैं ये जो डाटा मेरे पास अवेलेबल है ये मुझे बताएगा कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट ने ABC ग्रेड लिया, कितने पास हुए या कितने फेल हुए। तो बेसिकली वही डाटा इंटरप्रेट करके दे रहा है मुझे कि आपके रिज़ल्ट अच्छे हैं या बुरे हैं। तो असेसमेंट बेसिकली हम मेजरमेंट के बाद करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जो टोटल क्लास की मार्कशीट बन गई, हम देखेंगे कितने पास, कितने फेल हुए, कितनों ने ABC ग्रेड लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न ली, ठीक है। तो बेसिकली मेजरमेंट के बाद हम क्या करते हैं, उस डाटा को एनालाइज या इंटरप्रेट करते हैं, किस बेस पे? उस मेजरमेंट की डाटा की बेस पे, उस मार्कशीट की लिस्ट के ऊपर बच्चों के जो स्कोर हैं उसकी बेस पे हमें पता चलेगा कि भाई फ़लाँ बच्चा जो है वो उसको ये चीज़ तैयार है, फ़लाँ को तैयार नहीं है। इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा क्यों करते हैं? इसलिए कि इट मेक्स सेंस ऑफ डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो इससे हमें एक सेंस आ जाती है, पता चल जाता है कि भाई हमारी प्रोग्रेस या हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस किस लेवल की है। दूसरी इसकी डेफिनेशन है, ये बहुत जामे डेफिनेशन है, याद रखिएगा। असेसमेंट और एवेलुएशन में डेफिनेशन में स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें डाटा कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन का वर्ड लाजमी यूज़ होगा जब भी इसकी स्टेटमेंट जहाँ पे भी मौजूद होगी, ठीक है। जिस तरह से जिस बुक की भी डेफिनेशन मौजूद होगी या इसकी कोई स्टेटमेंट इससे रिलेटेड होगी तो उसमें कलेक्शन, ठीक है, और इंटरप्रिटेशन ये दोनों हो सकते हैं, अदरवाइज कलेक्शन ऑफ द डाटा ये लाजमी मौजूद होगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक एजुकेशनल टास्क। कोई भी एजुकेशनल हमारा ऑब्जेक्टिव या टास्क है तो उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट किया टेस्ट से, ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसको इंटरप्रेट किया, ठीक है। इंटरप्रेट करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमें सेंस आ जाए कि भाई कहाँ पे हम फॉल कर रहे हैं, फिर हम इसको रिकॉर्डिंग में भी ले आते हैं। तो इट इज़ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अच्छा, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, ये सवाल होगा आपकी तरफ मेरा, ऑल टेस्ट आर असेसमेंट बट ऑल असेसमेंट्स आर नॉट टेस्ट। यानी जितने टेस्ट होते हैं उनसे हम असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन सारी असेसमेंट टेस्ट नहीं हो सकती। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इस बात को मिसाल के साथ? जी सर, जैसे हम क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारी असेसमेंट है, लेकिन वो टेस्ट नहीं है। यस एग्जैक्टली, ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारी असेसमेंट है, वो टेस्ट नहीं है। उससे पहले हमने कोई टेस्ट नहीं लिया, हम सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसकी बेस पे हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये बच्चा लायक है, ये नालायक है, ये शरारती है, ये शरीफ है, ठीक है। तो ऑल टेस्ट और असेसमेंट, सारे के सारे टेस्ट असेसमेंट होते हैं लेकिन सारी असेसमेंट टेस्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन है। लास्ट वन है इवेलुएशन, ये सबसे हाईएस्ट इन स्कोप होती है। अब इवेलुएशन क्या होती है? देखिए, असेसमेंट हम जो करते हैं ना, असेसमेंट हम करते हैं एक कंपोनेंट की, किसी एक चीज़ की, ठीक है। मसलन हमने जैसे बात की ना कि अभी के बच्चे को पढ़ाया तो हम ये देखते हैं कि बच्चे ने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, कितना उसको समझ आई, कितना उसको समझ ना आई। तो हम किसकी असेसमेंट कर रहे हैं? बच्चे की असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम इवेलुएशन की बात करेंगे ना, इसमें अब दोनों चीज़ें आएंगी, ठीक है, बल्कि तीनों चीज़ें, तीनों जो कंपोनेंट होते हैं हमारे टीचिंग के, टीचर भी आएगा इसमें, जो है हमारा करिकुलम यानी हमारा सब्जेक्ट मैटर भी आएगा, प्लस स्टूडेंट भी आएगा। तो ये ओवरऑल जजमेंट होती है, यानी सारे प्रोसेस की जजमेंट होगी। असेसमेंट सारे प्रोसेस की जजमेंट नहीं होती, असेसमेंट एक कंपोनेंट की होती है, इवेलुएशन सारे प्रोसेस की होती है। अब इसमें देखा जाएगा कि टीचर ने कितना बेहतर अंदाज से पढ़ाया,
करिकुलम हमारा सब्जेक्ट मैटर इफ़ेक्टिव है या नहीं है, और बच्चे ने कितना लर्न किया या नहीं किया। तो ये ओवरऑल है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये ब्रॉडेस्ट इन स्कोप है। ये वैल्यू जजमेंट है, ठीक है। वैल्यू, वर्थ या क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो सारे प्रोसेस की होती है कि सारे का सारा प्रोसेस हम जज कर रहे हैं। तो इसके लिए जो की वर्ड्स हैं, जैसे ऊपर हम बात कर रहे थे, इसके लिए की वर्ड जज, वैल्यू, वर्थ एंड क्वालिटी हैं, ठीक है। ये एक ओवरऑल प्रोसेस है, ब्रॉडेस्ट इन स्कोप है, हायरार्की में सबसे ऊपर है ये, और इसमें हम सारे के सारे प्रोसेस को देख रहे होते हैं। तो ये इवेल्युएशन कहलाता है। जजमेंट, क्वालिटी, वर्थ या वैल्यू, ये इसके कीवर्ड है। इट इज़ अ वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन टेस्ट, जजमेंट ऑफ वैल्यू, वर्थ और क्वालिटी ऑफ अ प्रोसेस। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन थ्रो करता हूँ आपकी तरफ, आप से रिस्पॉन्स जो है वो मुझे चाहिए कि एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आता है, वो देखता है कि एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उनको कोई टास्क दे जाता है, ठीक है। टीचर पढ़ा रहा है, अब टीचर जो है ना उस इसी सिचुएशन में टीचर बच्चों से टेस्ट लेता है, ठीक है, क्वेश्चन करता है रिटन या ऑरल, ठीक है। तो एक इस तरह की मेजरमेंट हो रही है। अच्छा, दूसरा, वो जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर क्लास में मौजूद है, अब वो तीनों चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है, टीचर के टीचिंग मेथड को भी, कंटेंट को भी, और बच्चे की लर्निंग को भी, ठीक है। फ़र्ज़ करें वो भी एक टेस्ट ले लेता है, ऑरल ले लेता है, फ़र्ज़ करें, ठीक है। तो अब इनमें से असेसमेंट कौन कर रहा है, एवेल्युएशन कौन कर रहा है? टीचर असेसमेंट कर रहा है और जो की हुआ है एवेल्युएशन कर रहा है। यस, एवेल्युएशन वो कर रहा होता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि एवेल्युएशन नॉर्मली ये एंड पे होती है। एवेल्युएशन उस वक्त होती है, एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों का एक और, कि असेसमेंट आप ड्यूरिंग अ प्रोसेस कर रहे होते हैं, आप पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़ाने के दौरान आप क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि एवेल्युएशन हमेशा एंड पे होती है, ये ड्यूरिंग, बिफोर इंस्ट्रक्शंस नहीं होती कभी भी, ये हमेशा एंड पे होती है। असेसमेंट आपकी बिफोर, ड्यूरिंग होती है, ठीक है। थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शन, थ्रू आउट द लेक्चर असेसमेंट हो रही होती है। अच्छा, एक और चौथा डिफरेंस इनका कि ये आगे लिखे हुए हैं यहाँ पे, मैं वैसे यहाँ पे बता रहा हूँ। अच्छा, एक और डिफरेंस ये है कि असेसमेंट की बेस पे हम अपनी मेथडोलॉजीज चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये ड्यूरिंग प्रोसेस हो रही होती है, मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे नहीं समझ पा रहे, तो मुझे पता चल गया, मैंने असेस कर लिया कि भाई ये मेथड इफ़ेक्टिव नहीं है, बच्चे की लर्निंग नहीं हो रही, तो मैं क्या करता हूँ, अपने मेथड्स को रिफॉर्म करता हूँ, ठीक है। लेकिन जब इवेल्युएशन होगी, ये हमेशा मैंने कहा कि एंड पे होती है। इसके बाद आप प्रोसेस को, उस प्रोसेस को जिसकी इवेल्युएशन हो रही है, आप दुरुस्त नहीं कर सकते, वो फाइनल हो चुका होता है, उसके पास फेल रिज़ल्ट पे आप पहुंच चुके होते हैं, जबकि असेसमेंट में आप उसकी बेहतरी ला सकते हैं। जी, ये चारों कलेक्टिव। जी जी जी, एक क्वेश्चन है नबील, आपने जैसे फरमाया कि जो एवेल्युएशन है वो एट द एंड होती है, और हमारे पास एक असेसमेंट की टाइप है समेटिव असेसमेंट, वो भी एट द एंड होती है। जैसे अभी एग्जाम मार्च में होने हैं, तो ये समेटिव असेसमेंट है। अभी हम असेसमेंट की जो है ना, ये इस टाइप्स में आते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग और एज लर्निंग, वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम इसको, जी 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 पूछिए, ये डिफरेंस क्या है वैसे? हाँ, बेसिकली जो बेसिक डिफरेंस होता है ना, सबमेटिव, जो ये दोनों में यूज़ होता है, वर्ड यूज़ होता है। सबमेटिव असेसमेंट भी कहीं पे आप पढ़ेंगे, कहीं पे एवेल्युएशन भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें तो सर फॉर्मेटिव एवेल्युएशन और फॉर्मेटिव असेसमेंट भी यूज किया जाता है। हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि ये टर्म्स जो है वो आगे अभी हमने इनको देखना भी था, डिस्कस भी करना था, चलें यहीं पे इसको देख लेते हैं। जो है ना, असेसमेंट की बात जब हम करते हैं, असेसमेंट का पर्पज़ या प्रोसेस मैंने आपको 4-5 डिफरेंट पॉइंट्स बता दीजिए, आप अपने माइंड में रखेंगे। इवेल्युएशन मैंने कहा हमेशा एंड पे होती है, ठीक है। जब हम इनको इस सीक्वेंस में पढ़ते हैं, जिस सीक्वेंस में अभी हमने डिस्कशन की है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको, ये मैं ले जाता हूँ उसी जगह पे, जी, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समेटिव असेसमेंट है। स्क्रीन मेरी तरफ से स्लाइड्स नहीं शो हो रही। अच्छा, चले मैं रीड स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, एक सेकंड।
एक्सक्यूज मी सर, ये समेटिव असेसमेंट और एवेल्युएशन में क्या फर्क होगा? मैं बता रहा हूँ, वही क्वेश्चन उन्होंने भी किया है। एक सेकंड मैं ये डिस्प्ले कर दूँ। अच्छा, समेटिव असेसमेंट की बात हो, समेटिव एवेल्युएशन की बात हो, तो ये दोनों सेम है। या सिर्फ एवेल्युएशन की बात हो तो ये, चूँकि मैंने कहा कि एंड पे होती है, ये भी सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। समेटिव असेसमेंट कुछ बुक्स में ये जो वर्ड है समेटिव असेसमेंट यूज़ होता है, कहीं पे समेटिव एवेल्युएशन यूज़ होता है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये कुछ आथर इसको ऐसे लिख देते हैं अपनी बुक्स में समेटिव एवेल्युएशन, और कुछ इसको लिखते हैं समेटिव असेसमेंट। और जहाँ तक ताल्लुक है समेटिव असेसमेंट और एवेल्युएशन का, तो अगेन ये भी सेम ही है। ठीक है, समेटिव जो है हमेशा एंड पे होती है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जी जी, लेट मी मुझे थोड़ा सा इसमें दे दें टाइम। जी। बेसिकली जो हमारी असेसमेंट है, उससे पहले जो आपका टेस्ट और मेजरमेंट हुई है उसके रिलेटेड है, क्योंकि आपने बताया कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अगेंस्ट सम सर्टेन एसएलओज। जबकि जब हम लोग एवेलुएट करते हैं तो इट इज ओवरऑल जजमेंट, जिसको हम लोग क्रिटिकल जजमेंट कह लें या क्रिटिकल थिंकिंग कह लें, यानी ये सारे के सारे होल प्रोसेस की बात करेगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हर एक चीज की बात करेगी। तो मेरे ख्याल में इसमें एक लाइन जो है वो खींची जा सकती है। समेटिव असेसमेंट से मुराद हम लोग ये ले लेंगे कि जो उनके पेपर्स हो गए, इट्स एन एंड एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, तो ये हमारी होगी एक मतलब समेटिव असेसमेंट होगी। लेकिन जब हम लोग एवेल्युएशन की बात करेंगे तो सारे के सारे प्रोसेस पर टीचर का मदर साहब आपका पॉइंट भी अच्छा, इसमें एक और डिफरेंस ये भी है कि जो असेसमेंट है ना, वो आपका एक मुशाहदा है, उस पे आप रिजल्ट नहीं बना सकते, लेकिन इवैल्यूएशन पे आप रिजल्ट्स बनाते हैं। जो आप कहते हैं ना समेटिव है या फॉर्मेटिव है, बात हो रही है सर समेटिव। एक्चुअली जी 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 सर जो असेसमेंट है ना, अगर आप इसको कहें ना समेटिव है, तो ये आपका सिर्फ टाइम शो कर रही है कि ये एट लास्ट हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इवैल्यूएशन बन गई है। मैं देखें, जो जब बात की जाएगी ना ये चार जो बेसिक हमारी टाइप्स हैं एवेल्युएशन की, भी चार ही कंसीडर की जाती हैं, और असेसमेंट की भी यही चार ही होती हैं। ये मुख्तलिफ बुक्स में आपको इनके आंसर मुख्तलिफ मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्वालिफाई गाइड देखें तो उसमें ये चारों इसकी टाइप्स हैं, एवेल्युएशन की टाइप्स हैं। ठीक है, सबमेटिव एवेल्युएशन वहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में ये सबमेटिव असेसमेंट है। जब आपको अगर डिफरेंस पूछा जाता है, पूछा नहीं गया आज तक कभी, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें पूछा भी जाता है, तो बात मैंने पहले बता दिया आप लोगों को कि जो असेसमेंट है वो किसी एक कंपोनेंट की होती है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि लर्निंग की हो रही है, और एवेल्युएशन सारे प्रोसेस की होगी, जिसमें स्टूडेंट, टीचर, आपका कंटेंट, ये सारी चीज़ें जो है आपका क्लासरूम का इन्वायरमेंट भी उसके अंदर आ जाएगा। तो अगर लाइन खींचना चाहें तो हम ज़रूर खींच सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जो सबमेटिव असेसमेंट है वो किसी आपके प्रोसेस, जो आपका प्रोसेस चल रहा है, अभी वो फाइनल नहीं हुआ, मसलन आप जो है आपका एक एकेडमिक सेशन है वो चल रहा है, आप जो है अपनी क्लास में एक टॉपिक पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बिल्कुल एंड पे जाके बच्चों की असेसमेंट करते हैं, तो वो आपकी सबमेटिव असेसमेंट होगी। अब अगेन जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, बच्चे की ही असेसमेंट कर रहे हैं, यानी सिर्फ एक कंपोनेंट की कर रहे हैं। टीचिंग लर्निंग के 3 कंपोनेंट है, उनमें सिर्फ एक ही कर रहे हैं। और जब हम एवेल्युएशन की बात करते हैं, सबमेटिव एवेल्युएशन की जब हम बात करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि हम सारे के सारे प्रोसेस को इवेलुएट कर रहे होंगे, टीचर को भी, कंटेंट को भी, और बच्चे को भी, एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर या सेमेस्टर। जी, कुछ क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है सर। इसमें जब समेटिव का लफ्ज आ जाएगा ना, तो आपका मतलब ये होगा कि ये लास्ट पे हो रही है। हाँ, लास्ट पे हो रही है। लेकिन ये समेटिव असेसमेंट जो है ये इवैल्यूएशन ही बन जाएगी। वही मैं कह रहा हूँ कि सही है। हाँ बिल्कुल ऐसे, यही बात मैंने स्टार्ट में कही है कि सबमेटिव असेसमेंट इवैल्यूएशन होती है, सबमेटिव इवैल्यूएशन का वर्ड यूज़ हो, सबमेटिव असेसमेंट का वर्ड यूज़ हो, अगर आपके पेपर में कहीं पे भी, इसका मतलब यही है कि एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो असेसमेंट या इवैल्यूएशन की जा रही है। जी, थोड़ा सा मुझे लगता है सर इख्तलाफ रहेगा मुझे। बेसिकली जब आप लोगों ने बच्चों से पेपर्स ले लिए, आपका रिजल्ट आ गया, तो ये सारा आपका समेटिव असेसमेंट का काम मुकम्मल हो गया।
अब आप उसको एवेलुएट करेंगे, देखेंगे भाई क्या शॉर्ट कमिंग्स थे, क्या इश्यूज बने, कौन सी हमारी स्ट्रेंथ थी, कहाँ कहाँ पे हम वीकर थे, हमारे टीचर्स ने कैसा पढ़ाया, स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया। तो ये सारे का सारा जो क्रिटिकल जजमेंट ठीक है है आपका पॉइंट। और जिसका जिसका आउटकम जो होता है वो हम लोग डिसीजन जो मेकिंग टेस्ट की आप तरफ लेते बढ़ते हैं ना उसको इवेलुएट नहीं किया जाता, वो इवेलुएशन के उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ये जो एग्ज़ाम होता है ना, एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ एकेडमिक सेशन, ये जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम है, पैक का एग्ज़ाम हो रहा है, ये बेसिकली आपकी इवेलुएशन होती है। आप जो टेस्ट क्लास के में अगर टेस्ट रिलेटेड वगैरह ले रहे हैं तो वो आपकी इवेलुएशन नहीं होती, वो आपकी एक असेसमेंट जो होती है। सॉरी टू से एक जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, हम लोग जब एवेलुएट करते हैं तो हमने एक एक कंपोनेंट को सबको हम लोगों ने देखना है, सो दैट हम लोग उस पे एक बेस बना के अल्टीमेटली हमको डिसीजन मेकिंग की तरफ जा सके। तो डिसीजन यहाँ पे मेकिंग फिर इवेलुएशन पे होती है, असेसमेंट पे नहीं होती। ये बड़ा सर एक मैं यही बात कर रहा हूँ, असेसमेंट तो वहां पे खत्म हो गई, आपने बच्चों से पेपर्स ले लिए, रिजल्ट बन गया, दैट्स इट, वहां पे खत्म हो नहीं गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं। नहीं, आप आपका मतलब साहब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं थोड़ा है। सा उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप टेस्ट लेते हैं ना क्लास के अंदर, वो आपकी इवेलुएशन नहीं होती और उसकी बेस पे आप डिसीजन मेकिंग नहीं करते। ठीक है, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट और क्लियर कट डिफरेंस है। जी जी, जी जी थोड़ा अली। सा थोड़ा मैं ऐड करना चाहूँगा। जी जी। जो समेटिव असेसमेंट है, मतलब ये ओवरऑल प्रोसेस है, यानी पूरा एग्जाम एग्जाम टेस्ट उसका एक पार्ट है। समेटिव असेसमेंट पूरा एक प्रोसेस है जो रिजल्ट डे तक जाता है, उसके बाद पेरेंट्स तक जो है ना वो इन्फॉर्मेशन जो उनका जो सारी चीजें होती है वो पहुंच जाती हैं। तो वो टोटल जो पूरा प्रोसेस है वही समेटिव असेसमेंट है, उसी को ही एवेल्यूएशन कह रहे हैं। समेटिव असेसमेंट और एवेल्यूएशन वो एक ही किस्म की चीजें हैं, मतलब उसमें वो कोई खास कोई डिफरेंस नहीं है अगर ज्यादा डिफरेंस डाटा नहीं को है, पढ़ें तो। बिल्कुल नहीं है। चलें इस बहस को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरा जो इल्म है ना, मैंने आपको बता दिया है अपने इल्म के मुताबिक कि इसमें कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, अगर आप बहुत डीपली जाना चाहते हैं और जैसे कह रहे थे मदर साहब की लाइन खींचना चाहते हैं हम ज़बरदस्ती, तो फिर आप जो मैंने आपको डिफरेंस बताए हैं इस बेस पे आप कर सकते हैं। अप्रोचेस टू असेसमेंट हमारा अगला टॉपिक है। अच्छा, अब असेसमेंट हम क्यों क्यों करते हैं? सबसे पहले तो आप टीचर हैं, आप क्लास में जाते हैं, तो क्लास में जाते ही आप बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जज करते हैं कि बच्चे को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। एक ये मकसद होता है आपका। दूसरा, अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ये भी हो सकता है आप ये चाहते हैं कि बच्चे की थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए, उसके माइंड में पहले से थोड़ा सा कोई आइडिया मुझे डेवलप कर देना चाहिए अगर उसको नहीं भी पता तो आप स्टार्ट में जाके उसकी असेसमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, जब आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के दौरान आप बच्चे की असेसमेंट कर रहे होते हैं। आप तालीमी साल के स्टार्ट में आप ये देखते हैं कि मेरी क्लास में क्या कोई ऐसे बच्चे तो नहीं हैं जिनको सुनने का, लिखने का, फोकस करने का या देखने का कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई ऐसे बच्चे तो नहीं हैं जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स इस तरह के हैं, तो वो भी आप देख लेते हैं। ये भी आप स्टार्ट में देखते हैं। फिर आप जब पढ़ा रहे होते हैं तो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन आप उनकी असेसमेंट या रिटन या फिर ओरल या फिर ऑब्जर्वेशन से कर रहे होते हैं। इसके बाद जब आप पढ़ा लेते हैं तो आप एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन भी उनकी असेसमेंट करते हैं। तो ये बेसिकली 3 मुख्तलिफ वेज़ हैं जिससे अप्रोच कहते हैं एक वे को। ठीक है, अब हम असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग करते हैं या असेसमेंट ऑफ लर्निंग करते हैं। जब हम इसलिए असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या हमारे बच्चे को पहले से कुछ पता है या जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको समझ लग रही है, इस पर्पज़ के लिए जो असेसमेंट की जाती है इसको हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये हमेशा ड्यूरिंग स्टार्ट यानी बिफोर या ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन की जाती है। और जब आप असेसमेंट इसलिए करते हैं कि जब जो कुछ मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया तो पढ़ाने के बाद बच्चे ने कितना कुछ सीख लिया, तो एंड के ऊपर जाके जो असेसमेंट आप करते हैं अपने बच्चों की वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाती है। अच्छा, इस दौरान आप क्या करते हैं, आप बच्चों की छोटे छोटे ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर देते हैं ड्यूरिंग लेक्चर, अपने पीरियड के दौरान ग्रुप्स में या पेयर की शक्ल में या इंडिविजुअल टास्क देते हैं। अब 2 बच्चे हैं या 4-4 के 5-5 के ग्रुप्स हैं तो वो बच्चे एक दूसरे को याद करके चीज़ें सुना रहे होते हैं। तो जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को सुना रहा होता है या उससे सुन रहा होता है तो वो भी एक दूसरे के असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये 3 डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग ये बिफोर यानी स्टार्ट में या ड्यूरिंग लेसन या इंस्ट्रक्शन की जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे है टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए की जाती है हमेशा, जबकि जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है ये बेसिकली अचीवमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए की जाती है कि कितना कुछ गेन कर लिया गया है, कितना नहीं कर सके हमारे बच्चे। तो ये अचीवमेंट पे फोकस करती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जबकि जो असेसमेंट एज लर्निंग है ना, इसमें जैसे मैंने कहा कि आप इंडिविजुअल टास्क दे रहे हैं, तो एक बच्चा खुद जो है वो याद करके या लिखने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपनी सेल्फ असेसमेंट कर रहा होता है, या फिर वो पेयर या ग्रुप की शक्ल में एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। तो ये बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन है, ये अपनी क्रिटिकल एवेलुएशन है एक बच्चे की अपनी, वो खुद कर रहा होता है या फिर उसका जो पीयर है, उसका जो क्लासमेट है वो कर रहा होता है। तो ये असेसमेंट एज लर्निंग है। तो 3 ये अप्रोचेज़ हैं। अब जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, इसकी फर्दर कौन कौन सी इसमें कैटेगरीज फॉल करती हैं। सबसे पहले इसमें फॉर्मेटिव है, फिर डायग्नोस्टिक है और प्लेसमेंट असेसमेंट है। हम प्लेसमेंट से स्टार्ट कर लेते हैं। प्लेसमेंट असेसमेंट कब की जाती है? बिफोर क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शन। आप जो है जो टॉपिक आपने पढ़ाना है उसको पढ़ाने से पहले जो आप बच्चे से पूछते हैं वो आपकी प्लेसमेंट असेसमेंट होती है। इसके ना 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लेसमेंट असेसमेंट के। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप उसका प्रीवियस नॉलेज जज करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि आप किसी भी बच्चे को उसके प्रीवियस नॉलेज की बेस पे इस जज करते हैं कि क्या इस बच्चे को हम इस कोर्स में या ग्रेड में क्या हम एडमिशन दें या ना दें। यानी जब आप पढ़ा रहे होते हैं ना ड्यूरिंग लेक्चर या लेसन, जब आप स्टार्ट करने से पहले असेसमेंट करते हैं तो वो बेसिकली आपकी प्लेसमेंट असेसमेंट होती है। और इसी तरह जब आप किसी भी एडमिशन टेस्ट लेते हैं बच्चों से, तो वो जो आपकी असेसमेंट होती है वो आपकी प्लेसमेंट असेसमेंट कहलाती है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या इसको जो है गैट है, ग्रेजुएट जो है एडमिशन टेस्ट है, एम कैट है, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, ई कैट इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, CSS, PMS, इसके साथ साथ जो PPSC के एग्ज़ाम है ये सारे प्लेसमेंट असेसमेंट कहलाते हैं। इसमें प्रीवियस नॉलेज जज किया जाता है। इस दूसरा नाम रेडीनेस टेस्ट भी है। ये रेडीनेस टेस्ट हम उस सूरत यूज़ करते हैं जब इसका दूसरा नेम जब आप पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, पढ़ाने से पहले जो आप सवाल करते हैं अपना टॉपिक शुरू करने से पहले, वो आपकी रेडीनेस यानी बच्चे को आप मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर प्लेसमेंट असेसमेंट कहलाती है। अच्छा, इसी तरह जैसे मैंने बताया कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं जिनको देखने में, सुनने में, फोकस करने में, चलने में, बैठने में मुख्तलिफ़ किस्म के उनके या मेंटली वो थोड़े से डिस्टर्ब हैं, तो उनको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले इस तरह की वीकनेसेस को जो है बच्चों की मेडिकल रीजंस को, डिफ़िकल्टीज़ इन लर्निंग को हम पहले से क्या कर लेते हैं, मेजर करते हैं, देखते हैं कि क्या इस तरह का किसी बच्चे को कोई मसला तो नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहले आपको डायग्नोज करता है, पहले देखता है कि आपको कोई मसला तो नहीं है, उसके बाद फिर वो आपकी मेडिसिन रिकमेंड करता है। तो आप भी अपने बच्चों की असेसमेंट कर लेते हैं पहले से, ताकि आपको पता हो कि किसको किस मेथड से पढ़ाना है। मॉडर्न एक ट्रेंड है इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि क्लास में हर एक बच्चे की नीड को फोकस किया जाए, हर एक बच्चे को उसके पेस के मुताबिक पढ़ाया जाए। ये उस सूरत मुमकिन होगा जब आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट करेंगे कि किस बच्चे का लेवल कौन सा है, और ये हमेशा स्टार्ट में की जाती है। बिफोर क्रिएटिंग द इंस्ट्रक्शन, नोइंग स्टूडेंट स्ट्रेंथ, वीकनेसेस आर मेडिकल रीजन, डिफिकल्टी इन लर्निंग आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट मेडिकल प्रॉब्लम्स, ये आप किस असेसमेंट में करते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अगेन ये आप किस लिए कर रहे हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। देन है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब आपने काम स्टार्ट कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, तो दौरान तदरीस, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, आप जो है वो लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए और बच्चों को पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए कि वो जो समझ रहे हैं, ठीक समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, तो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए और बच्चों को फीडबैक देने के लिए जितने भी आप सवालात करते हैं, चाहे वो रिटन है या ऑरल है, ये आपके क्या कहलाते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाती है। तकरीबन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी सबसे पहले। तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग की टाइप्स हैं। मैंने पहले बता दिया कि फॉर लर्निंग असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव समझ लें कि एक है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शंस, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर करना।
इसके बाद अब है असेसमेंट। पहले हम चलें असेसमेंट एज़ की बात कर लेते हैं। अब आपने पढ़ाया और पढ़ाने के दौरान आपने जो है बच्चों की ग्रुपिंग कर दी, उनको छोटे छोटे टास्क दे दिए, ग्रुप में उनका ग्रुप वर्क दे दिया। अब बच्चा क्या करता है, आज आपने एक टेस्ट दिया, कल भी आपने टेस्ट दिया, परसों भी आपने टेस्ट दिया, तो बच्चा क्या करता है, उसने देखा कि कल जो टीचर ने मुझे टेस्ट दिया था एक्टिविटी में या क्लास वर्क जो मुझे दिया था, तो उसमें जो मेरा टेस्ट था उसमें मेरे 10 नंबर थे, और आज जो टीचर ने मेरा टेस्ट लिया उसमें मेरे 9 नंबर आ गए, 1 नंबर मेरा कम हो गया। तो जब हमारा बच्चा अपनी कल वाली परफॉर्मेंस को अपनी आज वाली परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर रहा होता है और वो ये देख रहा होता है कि कहाँ पे मुझे मसला है, तो ये उसकी क्या कहलाती है, इप्सिटिव असेसमेंट कहलाती है। यानी एक बच्चा अपनी करंट और प्रीवियस जो उसकी परफॉर्मेंस है उन दोनों को कंपैरेटिवली देखता है कि कहाँ पे कि कौन सी परफॉर्मेंस मेरी बेहतर थी, पहले वाली या अब वाली। तो इसको हम क्या कहते हैं, इप्सिटिव असेसमेंट कहते हैं, यानी अपनी ही दो रिजल्ट्स को कंपेयर करना। दूसरी है सेल्फ असेसमेंट। अब सेल्फ असेसमेंट क्या है, जैसे मैंने कहा कि टीचर जो है वो जब इंडिविजुअल टास्क देता है तो अब बच्चा ये देखता है कि टीचर ने जो समझाया क्या वो मुझे समझ लगी, कौन सा एरिया मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एरिया मेरा वीक है, किस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, किस पे मैं जो है मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, मुझे इस पे मज़ीद मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो ये होती है सेल्फ असेसमेंट, एवेल्युएशन ऑफ वंस ऑन सेल्फ। Assessment or evaluation of oneself or one's actions, attitude and performance reflect on what you are doing well in your role and what you should improve upon. Self-assessment should highlight strength, weakness and any skills to be improved and aim. कोई भी स्किल जो बच्चे को लगता है कि उसकी वीक है उसको इम्प्रूव करनी चाहिए। देन आता है पीयर असेसमेंट या पीयर अप्रेजल। अब पीयर असेसमेंट और पीयर अप्रेजल ये अल्टरनेटिवली यूज़ होती हैं टर्म्स। असेसमेंट का दूसरा नाम अप्रेजल है, याद रखिएगा, असेसमेंट का दूसरा नाम अप्रेजल भी है। एक पास पेपर में क्वेश्चन देख रहा था तो उसमें था कि फॉर्मल असेसमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड अप्रेजल, ठीक है। तो पीयर असेसमेंट और पीयर अप्रेजल सेम है। अब पीयर असेसमेंट क्या है, जैसे मैंने कहा कि 4 के ग्रुप बने हुए हैं या 2 के, टीचर ने क्लास वर्क दे दिया, एक्टिविटी दे दी, बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, तो वो बच्चों का एक दूसरे से सवाल जवाब करना ये क्या कहलाता है, पीयर असेसमेंट या पीयर अप्रेजल कहलाता है। और उसके बाद जब मैं अपने क्लासमेट को उसके सवाल का जवाब देता हूँ तो मेरा क्लासमेट मुझे फीडबैक देता है कि आपका जवाब ठीक है या गलत है। तो वो जो फीडबैक मेरा क्लासमेट या पीयर मुझे प्रोवाइड कर रहा है इसको हम कहते हैं पीयर रिव्यू, ठीक है। पीयर असेसमेंट या अप्रेजल सवाल सुनना, जवाब देना, और फीडबैक उस पर देना पीयर रिव्यू कहलाता है। तो ये 3 टाइप थी असेसमेंट एज लर्निंग की। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब जी आपने पढ़ा लिया, एक्टिविटीज़ भी हो गई, सारा काम हो गया, एंड पे आप पहुंच चुके हैं, ठीक है। समेटिव असेसमेंट है, तो जो एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन असेसमेंट की जो आपने टाइप्स बताई हैं इसमें वो नहीं आएगी ना समेटिव? हाँ अभी आ रही है ना, वो और चीज़ है जो आपका सवाल है ना कि 4 टाइप्स हैं, बेसिक 4 टाइप्स हैं, प्लेसमेंट असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असेसमेंट की कितनी टाइप्स हैं, तो 4 होती हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अप्रोचेस, तो अप्रोचेस में हर एक अपनी अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। समेटिव असेसमेंट आ गया अभी, लेकिन ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग में फॉल करता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखना है कि जो कुछ बच्चे ने पढ़ लिया उसको हम असेस करेंगे, कितना उसने अचीव किया, कितना नहीं किया, कितना उसकी लर्निंग हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो लर्निंग की असेसमेंट यहाँ पे हम करेंगे, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, टर्म यूज़ करते हैं समेटिव असेसमेंट, यानी जो कुछ फाइनल जो जजमेंट है। अब देखें यहाँ पे जजमेंट की बात है तो हमने पढ़ा था की वर्ड, अगर आपको याद हो यहाँ पे इवैल्यूएशन में, तो मैंने आपको की वर्ड जो है वो रेड बुलेट्स में यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। यहाँ पे देखें जजमेंट का वर्ड है, ठीक है। और अगर आप समेटिव असेसमेंट पे जाएंगे ना तो वहाँ पे भी आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो इससे मुराद ये है, जैसे पहले मैंने बताया आप लोगों को कि इनमें डिफरेंस नहीं है, वो भी एंड पे है, ये भी एंड पे है। तो मेजर स्टूडेंट अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप ये एंड पे कर रहे हैं, ये फाइनल या सर्टिफाइंग जजमेंट होती है।
इट इज़ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो समेटिव असेसमेंट जो एंड पे आप करेंगे, आप चूँकि आप ये देखना चाहते हैं कि मैं 2 घंटे खपता रहा हूँ, घंटा खपता रहा हूँ, तो मेरे स्टूडेंट ने कितना कुछ गेन किया या नहीं किया, तो ये समेटिव है, ठीक है। इसके साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग में यूज़ होती हैं। एक है कंटिन्यूस असेसमेंट। अब कंटिन्यूस असेसमेंट में एक टीचर क्या करता है कि वो एक स्केड्यूल फिक्स कर देता है कि मैं एवरी मंडे को, हर महीने की 1 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को, ठीक है, मैं क्या करूँगा, या डेली बेसिस पे मैं आपका टेस्ट लूँगा। तो वो असेसमेंट जो डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे कंटिन्यूसली कंडक्ट की जाती है, इसको हम कंटिन्यूस असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बेसिकली चूँकि पढ़ाने के बाद ही होती है कि जो आज पढ़ा है हमने, तो ये इसका टेस्ट कल होगा, ठीक है। एक वीक मंडे से सैटरडे तक जो हम पढ़ेंगे, तो मंडे को आपका टेस्ट होगा, तो ये वीकली हो जाएगी। अच्छा, एक महीना जो हम पढ़ेंगे, तो हर महीने की 1 तारीख को आपका टेस्ट होगा, तो ये मंथली हो जाएगी। तो बेसिकली ये भी असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। तो इसको हम कंटिन्यूस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बगैर किसी वक्फे के जारी रहती है। यानी अगर उसने रोज़ाना का स्केड्यूल बनाया हुआ है तो रोज़ाना असेसमेंट हो रही होगी, वीकली बनाया हुआ है तो वीकली, मंथली बनाया हुआ तो मंथली, ठीक है। इसके साथ साथ होती है इंटरम या बेंचमार्क असेसमेंट। अब इंटरम या बेंचमार्क असेसमेंट किसको कहा जाता है? इंटरम बेंचमार्क असेसमेंट है कि एक टीचर के 5 से एक टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उस सब्जेक्ट के 5 से 6 यूनिट्स हैं। अब उन 5 से 6 यूनिट्स में वो टाइम फ्रेम फिक्स नहीं कर रहा कि मैं हफ्ते बाद एग्ज़ाम लूँगा, वीक के बाद लूँगा, फोर्टनाइटली लूँगा, 20 दिन बाद, वो फिक्स नहीं कर रहा। वो ये कहता है कि जब एक चैप्टर कंप्लीट होगा, एक यूनिट या एक सेक्शन कंप्लीट होगा, तो इसकी कंप्लीशन पे आपका टेस्ट होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंटिन्यूस में हमने कहा कि वो क्या कर रहा है कि उसने टाइम फ्रेम फिक्स किया हुआ है, वीकली, फोर्टनाइटली, डेली या मंथली, ठीक है, या क्वार्टरली। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो या यूनिट कंप्लीट। अब देखें कुछ हमारे ना सब्जेक्ट्स हैं, उसमें यूनिट्स होते हैं। यूनिट 1 उसमें 2 या 3 चैप्टर हैं, ठीक है। अच्छा, वो ये सेक्शन 1 हो गया। अच्छा, इसी तरह सेक्शन 2 है, उसमें 2 से 3 यूनिट्स होते हैं। सेक्शन 3 है, उसमें 2 से 3 यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्शन की भी या यूनिट की भी, ठीक है। तो सेक्शन यूनिट की कंप्लीशन पे आपका टेस्ट होगा, चाहे वो 2 दिन में हो जाए कंप्लीट, चाहे वो 10 दिन में हो जाए। तो इसको हम कहते हैं इंटरम या बेंचमार्क असेसमेंट, ठीक है। तो ये जो है वो तीनों किसकी टाइप्स हैं? असेसमेंट ऑफ लर्निंग की टाइप्स हैं। अब अगर हम बात करें कि असेसमेंट की बेसिक कितनी टाइप्स होती हैं, तो वो 4 टाइप्स होती हैं: प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। याद रखिएगा, प्लेसमेंट हमेशा बिफोर या स्टार्ट में होगी, डायग्नोस्टिक भी स्टार्ट में होगी, फॉर्मेटिव जो है वो ड्यूरिंग होगी, और इसी तरह जो होगी समेटिव वो एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी। एक क्वेश्चन है आपसे कि जो अभी मैंने 4 नाम लिए हैं, इनमें से कौन सी असेसमेंट प्रोसेस असेसमेंट कहलाएगी और कौन सी प्रोडक्ट कहलाएगी? जी, प्रोसेस वाली फॉर्मेटिव कहलाएगी। समेटिव प्रोडक्ट। यस, समेटिव जो है वो प्रोडक्ट होगी, जबकि प्रोसेस जो है वो ये होंगी। जी, प्लेसमेंट भी आ सकती है इसमें, फॉर्मेटिव भी आ सकती है, ठीक है। तो प्रोसेस है, ये क्वेश्चन भी एक पेपर में आया था, प्रोसेस असेसमेंट की एग्जांपल और प्रोडक्ट की। तो प्रोसेस जो ड्यूरिंग होगी और प्रोडक्ट जो एंड पे होगी, ठीक है। तो दूसरे अल्फाज में जो समेटिव असेसमेंट है वो प्रोडक्ट है। उसके बाद है पोर्टफोलियो असेसमेंट। ये सारी अलग अलग चीजें हैं, इनकी अप्रोचेस, इनकी टाइप्स और इनकी लर्निंग जो है असेसमेंट में। ये मैंने अलग अलग ही पढ़ाई हैं, अलग अलग। देखें 4 टाइप्स है ना असेसमेंट की। अगर हम अप्रोचेस में लेकर जाएं तो चारों की अपनी अपनी जगह है, ठीक है। फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और प्लेसमेंट ये असेसमेंट फॉर लर्निंग में आती हैं, और समेटिव चली जाएगी कहाँ पे? असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। जी, अच्छा, पोर्टफोलियो असेसमेंट। व्हाट इज मीन बाय पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो क्या होता है? कोई एनेक्डोटल रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो में डिफरेंस बता सकते हैं? It's the collection of strong purpose.
स्टूडेंट का जो वर्क होता है उसकी कलेक्शन होती है, और एनेक्डोटल रिकॉर्ड में स्टूडेंट का जो बिहेवियर होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो होती है वो कलेक्ट की जाती है। मॉडर्न जो वर्ल्ड ये है, ऐसा जी जी बोलिए बोलिए। ये स्टूडेंट्स का वर्क होता है जिसमें वो कलेक्शन करते हैं। ठीक है, अच्छा आई थिंक सर एनेक्डोटल जो होता है वो बिहेवियर उसका होता है, उसको जो एंड पे हम जो करेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं वो उसके हिसाब से दिया जाता है। बिल्कुल। अच्छा जी, पोर्टफोलियो। हम ना अपने बच्चों को क्लास वर्क देते हैं, हम अपने बच्चे को होमवर्क देते हैं, हम अपने बच्चे को स्कूल के अंदर डिफरेंट फंक्शन में पार्टिसिपेट कराते हैं, हम बच्चों को लिटरेरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराते हैं, हमारे बच्चे स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह हमारे बच्चों के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होती हैं, किसी के पास डांसिंग की, किसी के पास राइटिंग की, किसी के पास स्केचिंग की, किसी के पास जो है वो फिज़िकल स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो पोर्टफोलियो में बेसिकली एक रिकॉर्ड होता है, यूँ समझ लें कि आपके पास एक रजिस्टर है हर एक बच्चे का अलग अलग, ठीक है। अब उसमें आप क्या करते हैं, एक फ़ाइल है, सॉरी रजिस्टर में एक फ़ाइल है, तो आप अपने हर बच्चे का रिकॉर्ड उसके अंदर रख रहे हैं। मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं, जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना वो पोर्टफोलियो असेसमेंट को समेटिव असेसमेंट के तौर पर ले रहे हैं। समेटिव असेसमेंट के तौर पर इसलिए वो ये कहते हैं कि जो बच्चे ने सारा साल किया है ना, चाहे वो क्लास में किया है, चाहे वो उसने होमवर्क में किया है, चाहे वो उसने ग्रुप या एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके किया या डिफरेंट फंक्शंस में किया है, तो ये उसकी सारी की सारी साल की प्रोग्रेस को देखा जाए, ना कि सिर्फ उस एक पेपर की बेस पे उसकी असेसमेंट करके उसको जो है वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए। तो ये मॉडर्न वर्ल्ड का ये कॉन्सेप्ट है, और ये इस पे वाकई जो है वो इसको एज अ समेटिव असेसमेंट ले रहे हैं। अब पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, ये लास्ट मंथ हमारी एक इसमें हुई थी ट्रेनिंग, उसमें उन्होंने बताया कि हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो असेसमेंट लॉन्च कर रहे हैं 8वीं तक, कि बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाए फॉर्मेटिव असेसमेंट का, और उसी से ही फिर जो है वो फाइनल जो है वो बच्चे को स्कोर दिया जाए उसके फाइनल सर्टिफिकेट में। बहरहाल पोर्टफोलियो से मुराद ये है कि बच्चे ने स्कूल के अंदर जो कुछ किया है उसका हार्ड फॉर्म में एक रिकॉर्ड हो। अच्छा, ये जो रिकॉर्ड है ये उसके टेस्ट का हो सकता है, ये उसकी क्लास वर्क का हो सकता है, ये उसकी आर्ट का हो सकता है, कंपटीशन को हो सकता है, उसने कोई पोइट्री लिखी है, उसने कोई पोइम लिखी है, कोई ऐसे लिखा है, उसने कोई जो है रिसर्च वर्क किया है, कोई उसने प्रोजेक्ट बनाया है, यानी जो कुछ बच्चा हमारा करता है ना उसका पोर्टफोलियो कहलाता है। और इसको कौन कलेक्ट करके संभाल के रखता है, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या ये मंथली बेसिस पे किया जाता है, वीकली बेसिस पे किया जाता है? नहीं, ये डे टू डे किया जाता है, यानी बच्चे ने जो कुछ किया उसको रिकॉर्ड में रखा जाएगा। इसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो, अच्छा दूसरे टर्म जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, वो बच्चे का बिहेवियर होता है। हर स्कूल में हर टीचर के पास, क्लास के इंचार्ज के पास एक रजिस्टर होता है, उसको हम कंडक्ट रजिस्टर कहते हैं। उस रजिस्टर के अंदर प्रैक्टिकली हमारे यहाँ ये चीज़ें जो है थ्योरेटिकली मौजूद हैं, प्रैक्टिकली नहीं है। आपको पता है, आपने जब मैट्रिक क्वालिफाई किया था तो आपको एक सर्टिफिकेट मिला था, करेक्टर सर्टिफिकेट। बेसिकली वो आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड की बेस पे होता है कि आप का बिहेवियर जो है थ्रू आउट द ईयर या एकेडमिक सेशन या स्कूल का में जितना दौरानी आपका रहा है तो आपका बिहेवियर किस तरह का था, तो वो उस बेस पे लिखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ चीज़ें थ्योरेटिकल हैं, प्रैक्टिकल नहीं होती, तो वो और ये मिलती जुलती हैं। और तकरीबन हर दफ़ा पेपर में पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड का क्वेश्चन आता है, नॉर्मली आता है। पोर्टफोलियो असेसमेंट, अब एक टर्म यूज़ होती है अथेंटिक असेसमेंट। मेरा कोई स्टूडेंट जिन्होंने पहले सेशन लिए हुए हैं वो बता सकते हैं अथेंटिक असेसमेंट क्या होती है? जी यस जी, मुझे से बताइए। सर ये जो अथेंटिक असेसमेंट होती है सर, इसमें जो तीनों डोमेन्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। अथेंटिक असेसमेंट जो है वो हमारी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस को कहा जाता है, यानी जिसमें बच्चे ने, जैसे मुदस्सर कह रहे हैं कि डोमेन्स इसके अंदर आ जाते हैं, बिल्कुल आते हैं तीनों डोमेन्स, और ज़्यादा फोकस हमारा साइकोमोटर डोमेन के ऊपर होता है। यानी बजाय इसके कि बच्चा क्रैमिंग कर रहा हो, हमने कोई चीज़ पढ़ाई, उसने रटा लगाया और पेपर में उसने लिख के रिप्रोड्यूस कर दिया तो हम ये असेस कर रहे हो, ये कहलाती है मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेडिशनल असेसमेंट।
और अथेंटिक असेसमेंट वो कहते हैं साइकोमोटर स्किल्स को यूज़ करके, यानी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस, एक्सपेरिमेंटेशन, फिजिकली कुछ करके दिखाना, ये क्या कहलाता है, आपकी अथेंटिक असेसमेंट कहलाता है। यानी प्रैक्टिकली करना, शो करना, ये जो है आपकी अथेंटिक असेसमेंट है। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट को अथेंटिक असेसमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सब कुछ बच्चे ने खुद किया होता है, इसमें उसकी परफॉर्मेंस होती है, चाहे वो रिटर्न में है, चाहे उसने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसने कोई पोइट्री लिखी हुई है, उसने कोई स्केच डिज़ाइन किया है, उसने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके पोजीशन ली, उसका सर्टिफिकेट है उसके पास। तो जो कुछ भी है ये उसका पोर्टफोलियो है और ये उसका वर्क है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये अथेंटिक असेसमेंट है। अच्छा, अब अगला सवाल है कि क्या पोर्टफोलियो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगी या असेसमेंट फॉर लर्निंग होगी, या दोनों ही हो सकती हैं? जी, दोनों ऑफ होगी। यस, ये दोनों हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि देखें, टीचर ने क्लास वर्क दिया है ना, बच्चे को होमवर्क दिया है, तो उससे वो ये असेस करेगा कि भाई इसको तो समझ ही नहीं आई, तो वो उसको एज अ असेसमेंट, एज लर्निंग, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के तौर पर ले सकता है। और जैसे मैंने कहा कि अभी मॉडर्न वर्ल्ड इसको समेटिव असेसमेंट के तौर पर लेते हैं, सारा साल रिकॉर्ड पड़ा रहेगा, उसी को असेस करके देख के बच्चे के फाइनल स्कोर्स को या सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी है और असेसमेंट एज लर्निंग भी है। आगे हैं टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज़। पोर्टफोलियोज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं। इनमें सबसे पहले है प्रोसेस पोर्टफोलियो, इसको वर्किंग पोर्टफोलियो भी कहा जाता है। इससे मुराद ये है कि क्लास में टीचर ने डे टू डे रूटीन में बच्चे को जो भी वर्क असाइन किया है ना, उसका रिकॉर्ड है। ये होमवर्क भी हो सकता है, ये क्लास वर्क भी हो सकता है। तो डे टू डे रूटीन में बच्चा जो कुछ करता है, ठीक है, वो उसका प्रोसेस या वर्किंग पोर्टफोलियो कहलाता है। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जो कुछ हो रहा होता है, ये प्रोसेस या वर्किंग है। दूसरे नंबर पे शोकेस पोर्टफोलियो, इसमें बेसिकली एक बच्चे की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। अब देखें, क्लास में एक ऐसा बच्चा है जिसने ऐसे लिखा, कोई गाना गाया, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जो कि बाकी यूजुअली जो नॉर्मल बाकी क्लास के स्टूडेंट हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो ये एक स्पेशल परफॉर्मेंस होती है किसी भी बच्चे की, तो इसको क्या कहा जाता है, उसका शोकेस पोर्टफोलियो कहलाता है। ये बेसिकली शोकेस पोर्टफोलियो उस बच्चे का एप्टीट्यूड होता है, उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं हम शोकेस पोर्टफोलियो से कि बच्चा इस फील्ड में, अगर वो अच्छा राइटर है, अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छा प्लेयर है, अच्छा सिंगर है, अच्छा जो है वो नातखा है, कुछ भी है, तो हम उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। यानी एप्टीट्यूड कहते हैं फ्यूचर, उसका पोटेंशियल जो होता है कि मुस्तकबिल में वो क्या बन सकता है, तो शो केस हमें ये बता रहा होता है। देन है डॉक्यूमेंट्री पोर्टफोलियो। डॉक्यूमेंट्री पोर्टफोलियो से मुराद ये है कि टीचर जो असेसमेंट करता है ना बच्चे की, तो असेसमेंट के जो रिजल्ट्स होते हैं जिनको डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में रिकॉर्ड किया जाता है, टीचर अपने पास रिकॉर्ड करके रखता है, ये बेसिकली उसका क्या कहलाते हैं, डॉक्यूमेंट्री पोर्टफोलियो कहलाते हैं। उसके बाद कुछ हाइब्रिड भी एक टाइप इसकी होती है जिसमें मिक्सचर होता है इन सब का, तो उसको हाइब्रिड पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो ये पोर्टफोलियो हमारी असेसमेंट थी। यही हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको कुछ न कुछ जो है वो समझ लग गया होगा। कोई सवाल है आज के टॉपिक के हवाले से तो आप ज़रूर पूछिएगा। जी, सर जी मेरे से ना ये सारा मिक्स हो रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि पहली दफ़ा आप पढ़ रहे हैं तो इसलिए मिक्स होना ही था। जब आप जो है इसको रेगुलर सेशन में लेंगी तो इंशाल्लाह ताला मिक्स नहीं होंगी चीज़ें। बेसिक चीज़ें ये हैं कि जब आपको टेस्ट, असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन का डिफरेंस समझ लग जाएगा, ठीक है, तो फिर बाकी चीज़ें समझना आसान हो जाएंगी। और असेसमेंट की जो 4 बेसिक टाइप्स हैं वो जब आपको समझ लगेंगी, बाकी चीज़ें समझना आसान हो जाएंगी। ये चीज़ें एक दफ़ा समझने से जब आप बिल्कुल न्यू हो, फ्रेश हो, तो फिर थोड़ा सा टाइम साफ लगता है, लेकिन एक दफ़ा इसको सुनने के बाद, एक दफ़ा रीडिंग से और ज़्यादा आपकी लर्निंग बेहतर हो जाएगी। जी सर, मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, सिर्फ नंबर ही गिनते हैं या उससे हम क्या नंबर लगाते हैं? सिर्फ मेजरमेंट से मुराद नंबर लगाना ही है बस। जी सर, शुक्रिया। जैसे बच्चे की हाइट है ना, अब हाइट में हम क्या करते हैं, हम यही लिखते हैं कि जी ये 6 फीट और 3 इंच है, 5 फुट 4 इंचेस का है, या इसका वेट 80 kg है, 50 kg है। तो इसमें हम सिर्फ जो है वो नंबरिंग कर रहे होते हैं, स्कोरिंग, नंबरिंग या क्वांटिफिकेशन। जी
अच्छा, मेजरमेंट और असेसमेंट में एक मतलब एक लगा हुआ है कि भाई ये मेजरमेंट आफ्टर असेसमेंट जो है, असेसमेंट जो है आफ्टर मेजरमेंट होती है। जी जी तो असेसमेंट जो इसको हम कह रहे थे कि ये मेजरिंग डाटा की इंटरप्रिटेशन है। जी जी तो बाद में कहा जो है ना, जब क्लास में टीचर असेसमेंट कर रहा है, जिसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट या फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहा है, या ड्यूरिंग द सेशन जो असेसमेंट हो रही है, तो वो उसमें क्वांटिफिकेशन या मेजरमेंट तो नहीं हो रही, मतलब ताकि वो फिर इंटरप्रिटेशन कैसे होगी? हाँ अच्छा, ये हम बात करते हैं जब हम ना इस सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। उस वक्त हम कहते हैं कि जी ये स्टेप्स फॉलो होते हैं इसी सीक्वेंस में। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये लाजमी नहीं है। जैसे हमने बात की है ना कि सारे टेस्ट असेसमेंट होते हैं जब हम टेस्ट, मेजरमेंट और असेसमेंट इस सीक्वेंस में जा रहे होते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर असेसमेंट जो है हम कर रहे हैं वो मेजरमेंट की बेस पे हो। इसकी मिसाल किसी स्टूडेंट ने भी दी थी, आई थिंक कौसर ने दी थी, कि ऑल टेस्ट आर असेसमेंट एंड ऑल असेसमेंट आर नॉट टेस्ट। अब देखिए ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं, जैसे अली भाई ने अभी सवाल किया कि आप जो है वो बच्चे को असेस कर रहे हैं लेकिन आपने उसको क्वांटिफाई नहीं किया हुआ, तो असेस तो आप कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा है। देखिए जब आप जो है उस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे होंगे तब आप कह सकते हैं कि इट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा है। लेकिन जब आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, तो वो एक ऑब्जर्वेशन भी एक डाटा कलेक्शन टूल है, ठीक है। आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ना, तो उस इंफॉर्मेशन को की जो आपने कलेक्ट की है, कलेक्शन दूसरी डेफिनेशन अगर आप असेसमेंट की देखें तो कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो दूसरी डेफिनेशन आपकी फिट आएगी, इसलिए दो तीन डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो जिस जगह पे फिट आती है उसी जगह पे फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा है यहाँ पे जो आपने सवाल किया। जी ओके, थैंक यू। क्वेश्चन था जैसे एईओज आते हैं क्लासरूम्स में और वो ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, सर उसको हम ऑब्जर्वेशन में कहेंगे या वो एवेल्यूएशन में आएगा? नहीं देखें, जब वो जी ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि एक एईओ आता है ना, वो देख रहा है कि आप ठीक पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, अगर वो परफॉर्मा उसके पास है वो उसको फिल कर रहा है, ठीक है, परफॉर्मा फिल कर रहा है, तो वो बेसिकली आपकी इवेलुएशन कर रहा होता है। जिसमें वो देखें जैसे एईओस के पास जो है वो कॉट वाला परफॉर्मा है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल वाला, उसमें हर एक आपकी जो प्रैक्टिस है उसके आगे नंबर हैं 1 to 5, ठीक है। तो वो ये बेसिकली मेजरमेंट ही है ना आपकी, तो ये ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती। जी ऑब्जर्वेशन तो ये है कि वो आया क्लास में, हाँ जी क्या हाल है, ठीक ठाक हैं, ठीक चल रहा है निज़ाम, अच्छा जी इतने बच्चों ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई, ये ऑब्जर्वेशन है। जी सर, थैंक यू सर। कोई और सवाल?